हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार। सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी के सामने फिर से मैं आज भौतिकी के बारे में भौतिकी से संबंधित पढ़ने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भौतिकी की परिभाषा, भौतिकी का कार्य क्षेत्र और वैज्ञानिक विधि के बारे में। उसी के बाद आज हम उसको आगे करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से कैसा संबंध है, किस प्रकार का संबंध है, इसको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा भौतिकी का गणित से संबंध। गणित का भौतिकी के क्षेत्र में कितना महत्व है, इसके बारे में आज हम जानते हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में गणित का बहुत ही गहरा संबंध है। आज हम देखते हैं कि गणित के विभिन्न सूत्रों का उपयोग भौतिकी में किया जाता है। भौतिकी के नियमों और सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार गणित आज भौतिकी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरा है भौतिकी का रसायन से संबंध। रसायन से भौतिकी का क्या संबंध होता है? तो रासायनिक पदार्थों की जो आवर्त सारणी में जो पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, उनकी आणविक संरचना ज्ञात करने के लिए हमें एक्सआरडी की आवश्यकता पड़ती है। एक्सआरडी एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से परमाणु या क्रिस्टल की संरचना को ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार और भी चीजें हैं जिनका उपयोग हम रसायन के क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार रसायन का भी भौतिकी से बहुत ही गहरा संबंध है। अगला पॉइंट है हमारा भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। जीव विज्ञान से किस प्रकार भौतिकी संबंधित है, हम देखते हैं। हमारे चारों तरफ जीव विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भौतिक उपकरणों का उपयोग होता है। जैसे कि एक्सरा कराते हैं। हम अपने शरीर की जांच कराने के लिए एक्सरा कराते हैं ताकि हमारे शरीर में जो टूटी फूटी हड्डियां हैं या फिर कोई भी ऐसा अंग है जो कि टूट फूट गया हो, तो उसके इलाज के लिए हम एक्सरा कराते हैं। वास्तव में जो एक्सरे होते हैं, एक्स किरण जो होती है, वो भौतिकी की देन है। भौतिकी के वैज्ञानिकों द्वारा उसे समझाया गया, उसका अध्ययन किया गया और उसे प्रोड्यूस भी किया गया। इस प्रकार एक्सरे के द्वारा हम जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोशिका की संरचना ज्ञात करने, कोशिका की संरचना को देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जीव विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से होता है कोशिकाओं की संरचना को देखने के लिए। इस तरह हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान का भौतिकी के साथ में बहुत ही गहरा संबंध है। अगला पॉइंट है हमारा भौतिकी का खगोल विज्ञान से संबंध। खगोल विज्ञान क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। पृथ्वी के बाहर जितने भी पिंड आसपास घूम रहे हैं, इन सभी को मिलाकर जो अध्ययन किया जाता है उसे हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत लेते हैं। तो खगोल विज्ञान में जो पिंड हैं उनको देखने के लिए हम विभिन्न प्रकार की दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और दूरदर्शी को किसने बनाया है? भौतिक वैज्ञानिकों ने ही इसे बनाया है। तो दूरदर्शी का विशेष रूप से खगोल पिंडों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। दूरदर्शी की सहायता से ही हम नए नए पिंडों को खोजते हैं। ब्रह्मांड में स्थित नए नए पिंडों की खोज करते हैं कि कौन सा पिंड कहाँ है और उसका फिर नामकरण कर देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिकी का खगोल विज्ञान से भी बहुत गहरा संबंध है। अगला पॉइंट है हमारा भौतिकी का प्रौद्योगिकी से संबंध। प्रौद्योगिकी मीन्स टेक्नोलॉजी। आज के समय में हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ प्रौद्योगिकी बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। प्रौद्योगिकी में नई नई चीजें आ रही हैं। तो उन सभी उपकरणों, उन सभी साधनों स्रोतों को बनाने में विभिन्न प्रकार के भौतिक सिद्धांतों और नियमों का उपयोग किया जाता है। जो भी नई नई टेक्नोलॉजी में नए नए हमारे पास यंत्र आ रहे हैं, उन सभी में भौतिकी के नियमों का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए रेल का इंजन। रेल इंजन बना था, उसके पहले भाप इंजन बना था। पहले जो रेल थी वो भाप से चलती थी। 18वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में, उस समय भाप का इंजन बना था।
जिससे कि रेल को चलाया जाता था। तो जो भाप का इंजन है वो किस सिद्धांत पे आधारित है? वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। ऊष्मागतिकी के जो सिद्धांत है उसमें लागू होते हैं, उसी के आधार पर भाप का इंजन बनाया गया था। और उसके बाद में फिर और नए जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, विभिन्न प्रकार के इंजन आते गए और अब तो इलेक्ट्रिक इंजन भी आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा चलाए जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से प्रगति कर रही है। तो इस टेक्नोलॉजी की प्रगति के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण स्थान है वो किसका है? भौतिकी की टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भौतिकी ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, दे रही है और देती रहेगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला पॉइंट देखते हैं, भौतिकी का समाज से संबंध। आज टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से प्रगति कर रही है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कौन कर रहा है? पूरा मानव समुदाय, पूरा विश्व का मानव समुदाय उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है। और मानव समुदाय ही किसको बनाता है? समाज को बनाता है। आज सामाजिक परिवेश में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से विभिन्न प्रकार की चीजें एक साथ क्रियान्वित की जाती है, संपादित की जाती है। जैसे सोशल मीडिया में हम विभिन्न प्रकार के एप्स वगैरह चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में आप अखबार पढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कि प्रिंट अखबार होते हैं। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऐसे विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में आज टेक्नोलॉजी से लिए गए चीजों को हम देखते हैं, उनका यूज करते हैं और उन्हें यूटिलाइज करते हैं। इस प्रकार से भौतिकी का समाज से बहुत गहरा संबंध है। समाज के बारे में भौतिकी का जो संबंध है इसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसके बारे में यदि बोले तो कम से कम एक लेक्चर तो खाली इसी पे बना सकते हैं कि भौतिकी का समाज से क्या संबंध है। तो ये था हमारा भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध। सिर्फ इतनी ही शाखाओं से संबंध नहीं है, और भी विषय या और भी शाखाएं हो सकती है जिनसे विज्ञान का संबंध है, परंतु यहाँ पर हमने जो मुख्य शाखाएं हैं उनका उल्लेख किया है। इसके बाद चलते हैं हम प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बल। तो आपने नाम सुना ही होगा। बल क्या होता है? जब भी हमारे पास जो ऊर्जा है उसका उपयोग करते हैं हम, तो किसी भी वस्तु पर जब हम ऊर्जा को आरोपित करते हैं तो कहते हैं कि हमने उस पर बल लगाया है। उस पर क्या किया है? बल लगाया है। बल लगाने से वस्तु जो है अपने स्थान में परिवर्तन करती है, अपने स्थान से परिवर्तन करती है। तो प्रकृति में मूल बल क्या होते हैं? वास्तव में ये होता है कि जब फिजिक्स का भौतिकी की शुरुआत हुई तो सर आइजैक न्यूटन ने बल की अवधारणा को सबसे अच्छे से समझाया था कि जो बल है वह कारक है जो किसी भी वस्तु के स्थान में परिवर्तन कर देता है या उसकी स्थिति को परिवर्तित कर देता है। बल वह कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। तो ये सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बल को परिभाषित किया था। उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों में भौतिकी का विकास होते गया। भौतिकी के विकास में अलग अलग जगह पर बल के रूप आते गए। बल के कई रूप हैं, कई प्रकार हो सकते हैं बल के, जैसे घर्षण बल। दो सतहों के बीच में लगने वाले बल को घर्षण बल बोलते हैं, इसको घर्षण बल बोल दिए। यदि हमने किसी स्प्रिंग को तान दिया, उस पर बल लगाकर खींच दिया, तो इसको हम कौन सा बल बोलते हैं? तनाव बल बोलते हैं, टेंशन बल। इसको बोलते हैं हम तनाव बल। इसके अलावा श्यान बल, जैसे द्रव की सतहों के बीच में जो बल कार्य करता है उसको श्यान बल कहा गया। फिर विद्युत आवेश जो होता है वहां पर जो बल कार्य करता है उसको विद्युत बल कहा गया। जहाँ चुंबक है, चुंबक के आसपास जो बल कार्य कर रहा है उसको हम चुंबकीय बल कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बल की संकल्पना आने लगी। तो इन सभी बलों को एकीकृत करने के प्रयास में वैज्ञानिकों ने 20वीं सदी में कुछ कल्पनाएं की, जिससे कि प्रकृति में मूल बलों की अवधारणा विकसित हुई। सभी बलों को एकीकृत करने के लिए ही इस अवधारणा का जन्म हुआ। तो प्रकृति में जो मूल बल हैं इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्लभ नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल चुंबकीय बल। तो एकीकरण की जो
दिशा थी उसमें मुख्य रूप से बलों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं, आज पढ़ते हैं हम प्रकृति में मूल बलों के बारे में। तो पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं या क्या होता है ये, इसको समझते हैं हम। हमने पढ़ाया था पिछले पीरियड में कि जो पिंड होता है उसके पास द्रव्यमान पाया जाता है और पिंड के पास एक प्रकृति होती है कि वह किसी वस्तु को आकर्षित करता है। तो पिंड के द्रव्यमान के कारण किसी भी वस्तु को आकर्षित करने का जो गुण है उसी को क्या बोलते हैं कि हम इसके पास गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचने की जो क्षमता है उसी को बोलते हैं कि वस्तु के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी को खींचने की क्षमता, उसी को बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण। अब किसी वस्तु को जब भी खींचा जाएगा तब उस पर बल लगाया जाता है, तो इसका नाम दे दिया गया है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में किन्हीं भी दो पिंडों के बीच आवश्यक रूप से लगता है। चाहे पिंड बड़ा हो छोटा हो, सभी के पास अपना अपना बल पाया जाता है। यदि पिंड बड़ा है उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उस पिंड के पास में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। यदि पिंड बहुत छोटा है तो उसका द्रव्यमान कम होगा। द्रव्यमान कम होने से छोटे पिंड के पास में गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होगा, जिससे वह कम प्रभाव दर्शाएगा, परंतु बल दोनों के पास जरूर होगा। तो इसकी जो आपेक्षिक प्रबलता है गुरुत्वाकर्षण बल की, ये होती है 10⁻39। इसकी जो परास है वो अनंत होती है और इसका जो क्षेत्र है ब्रह्मांड के समस्त पिंडों के बीच में यह कार्य करता है। कोई भी पिंड ले लीजिए आप ब्रह्मांड का, उसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल आवश्यक रूप से पाया जाता है। दूसरा बल है हमारा दुर्लभ नाभिकीय बल। दुर्लभ नाभिकीय बल, इसकी आपेक्षिक प्रबलता जो होती है वो है 10⁻12। 10⁻12 और इसका जो परास होता है वो होता है 10⁻16 मीटर के आसपास लगभग। उसका जो क्षेत्र है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में यह कार्य करता है, दुर्लभ नाभिकीय बल। इसके बाद में देखते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में यदि आवेश को गतिमान कर दिया जाए तो उस पर एक बल आरोपित हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो बल कार्य करता है उसे विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। और यह 10⁻2 आपेक्षिक प्रबलता रखता है और इसका जो परास है वो अनंत कहीं तक भी लग सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। और इसका जो क्षेत्र है वो आवेशों के बीच में, आवेशित कणों के द्वारा यह बल आरोपित होता है, तो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच में यह लगता है। इसके बाद में देखते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल की आपेक्षिक प्रबलता 1 होती है और इसकी जो परास है 10⁻15 मीटर के आसपास होती है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक के जो कण होते हैं, नाभिक के अंदर जो कण होते हैं जिनको हम न्यूक्लियन भी बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोला जाता है, दूसरे शब्दों में न्यूक्लियन। तो इन दोनों के बीच में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल कार्य करता है उसको हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इस प्रकार से 4 बल प्रकृति में मूल रूप से माने गए हैं, इन्हें हम मूल बल कहते हैं। इन्हीं बलों में प्रकृति के सारे बल समाहित किए गए हैं। यहां पर एक शब्द है आपेक्षिक प्रबलता। आपेक्षिक प्रबलता, इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पर प्रबलता का मतलब तो है उसकी जो ताकत है, उसकी जो शक्ति है, उसके पास कितनी शक्ति है उसको हम प्रबलता के रूप में मापते हैं, कितना प्रबल है वो। परंतु उसके आगे एक शब्द जुड़ा है आपेक्षिक। आपेक्षिक, जब भी आपेक्षिक वर्ड किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है तो उसका अर्थ ये होता है कि हम एक उसी परास के या उसी क्षेत्र की चीज से हम उसकी तुलना करते हैं। उसी क्षेत्र की एक चीज से हम उसी क्षेत्र की दूसरी चीज की तुलना करते हैं। जैसे बल से बल की भी तुलना करते हैं, तब उसे हम आपेक्षिक प्रबलता या आपेक्षिक बल के रूप में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 4 बल लिखे हैं। चारों बलों की आपेक्षिक प्रबलता लिखा है। तो ये जो 10⁻39, 10⁻12, 10⁻2, ये जो सब लिखा है इसकी तुलना किससे की जा रही है, इस बल से की जा रही है। सबसे नीचे वाले बल से
प्रबल नाभिकीय बल से इनकी तुलना की जाएगी, क्योंकि इसको हमने एक लिया है। तो ये इसकी तुलना में कितने गुना प्रबल है या दुर्बल है, कमजोर है या ताकतवर है। प्रबल मतलब ताकतवर और दुर्बल मतलब कमजोर। तो प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में ये जो ऊपर के 3 बल हैं ये कितने कमजोर हैं या फिर कितने ताकतवर हैं, इसी को बताने के लिए आपेक्षिक प्रबलता शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया। इसका मतलब ये है कि गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल प्रबल नाभिकीय इसकी तुलना में, प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 10⁻39 गुना कमजोर है, दुर्लभ है। इसकी तुलना में यह बहुत ही कमजोर है। फिर यहां पर देखते हैं हम दुर्लभ नाभिकीय बल, यह भी प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 10⁻12 गुना अधिक प्रबल होता है। ऋण 12 गुना बोल रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देना आप, 10⁻12 गुना अधिक प्रबल होता है। इसका मतलब यह है कि 10⁻12 गुना दुर्बल होता है। 10⁻12 गुना दुर्बल मतलब कमजोर होता है। इसके बाद देखते हैं हम विद्युत चुंबकीय बल जो है प्रबल नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल प्रबल नाभिकीय बल की अपेक्षा 100 गुना 10⁻2 मतलब 100 गुना कमजोर होता है। 100 गुना कमजोर, 10⁻2 मतलब 100 गुना कमजोर होता है। इस प्रकार से हम आपेक्षिक प्रबलता के क्रम में चारों बलों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो ताकतवर या सबसे ज्यादा शक्तिशाली बल जो है वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। इसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है। उससे कम जो आपेक्षिक प्रबलता वाला बल है वो कौन सा है, विद्युत चुंबकीय बल। और उससे कम कौन है, दुर्लभ नाभिकीय बल। और उससे कम कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम प्रबलता होती है इसके पास में। इसके बाद में देखते हैं परास। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूरे अनंत में मतलब किसी भी पिंड के द्वारा कहीं तक भी लग सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए इसको अनंत माना गया है। दुर्लभ नाभिकीय बल ये परमाणु की त्रिज्या के अंतर्गत लगता है। परमाणु की त्रिज्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वहां पर यह लगता है। इसकी रेंज जो होती है सबसे कम होती है। इसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल देखिए, इसकी भी जो परास है ये कितने क्षेत्र तक कार्य करता है, तो इसका भी अनंत होता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 मीटर, ये नाभिक की त्रिज्या है। 10⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या मापी गई है, लगभग इतनी होती है। तो नाभिक के अंदर कार्य करता है, इसलिए इसका जो कार्य क्षेत्र होगा, इसकी जो परास होगी वो 10⁻15 मीटर होगी, नाभिक की त्रिज्या के लगभग बराबर। तो ये इनकी परास भी हो गई। तो समस्त क्षेत्र मैंने बता दिया कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो पिंडों के बीच में कार्य करता है। पिंड के पास यदि द्रव्यमान है तो उसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल अवश्य ही होगा। यह ब्रह्मांड के समस्त पिंडों के बीच में लगता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में दुर्लभ नाभिकीय बल लगता है। और तीसरा है आवेशों के बीच में। आवेश किसी प्रकार का विद्युत आवेश, धनात्मक ऋणात्मक का आवेश हो, या फिर किसी भी कण के पास, कण तो उदासीन होता है और परमाणु जो है वो विद्युत का वास्तव उदासीन होता है। पर जब परमाणु के अंदर हम संरचना पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन के पास ऋणावेश पाया जाता है और प्रोटॉन के पास धनावेश, तो वहां पर भी विद्युत चुंबकीय बल कार्यरत होता है। प्रबल नाभिकीय बल ये नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन पाए जाते हैं उनके बीच में लगता है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रकृति में मूल बल को एकीकृत करके 4 बलों के रूप में परिणित किया गया है। ये भी कोई अंतिम सत्य नहीं है। इसके बाद भी वैज्ञानिकों का प्रयास ये है कि इन बलों को भी एकीकरण के द्वारा हम एक बल में यदि परिवर्तित कर दे तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं, विभिन्न प्रकार से वैज्ञानिक लगे हुए हैं, परंतु अभी तक जो इसका वर्गीकरण है ये 4 मूल बलों में ही वर्गीकृत किए गए हैं। इस प्रकार हमने देखा कि प्रकृति में मूल रूप से 4 बल पाए जाते हैं।
प्रकृति के सारे बल इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनका एकीकरण करके इन्हीं में समाहित किया गया। वो किसी न किसी रूप में इन्हीं बलों में होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज यहीं तक, इतना ही पढ़ते हैं हम। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। भाई आवाज